नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो ग्रुप में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। क्या रहा आज पूरे दिन मार्केट में और क्या होगा कल के दिन, क्या हो सकता है कल की प्रेडिक्शन, वो सब डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कहाँ से, हम इन्फ्लेशन के डाटा से, जो हमारी आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने डेटा पेश कर दिया है। और क्या पड़ेगा इसका असर, क्या रहा इन्फ्लेशन का डेटा, क्या इसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या डेटा आया है और उसका क्या बाज़ार पे फ़र्क पड़ेगा, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और पूरे दिन मार्केट कैसा रहा और आगे भी कैसा होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर बाज़ार की आपसे छूट ना जाए, जिसकी वजह से भारी लॉस का सामना न करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, महंगाई का डेटा आ चुका है और आपके सामने आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आ चुका है कि इंडिया CPI इन्फ्लेशन हिट्स 9 मंथ हाई इन सितंबर एज फूड प्राइसेस राइज। यानी कि 9 महीने के उच्चतम स्तर पर महंगाई का डेटा निकल कर आया है। बहुत ही शॉकिंग डेटा दिया है आरबीआई ने और नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देखेंगे तो कि 9 महीने की हाई लगाया है हमारी किसने, सितंबर की इन्फ्लेशन ने, CPI इन्फ्लेशन ने। क्यों? क्योंकि फूड प्राइसेस राइज़ हुए हैं दोस्तों, और फूड प्राइसेस राइज़ होने की वजह से हमारी जो महंगाई है वो बढ़कर आई है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि वाइल प्राइसेस ऑफ सीरियल्स, मीट and fish, eggs and pulses fell in September, prices of milk and milk products, fruits and vegetables rose during the month। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई का डेटा बढ़ने के साथ साथ में आप देखेंगे कि सीरियल्स, मीट, फिश, अंडे और दालों के रेट तो गिरे हैं, लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारी महंगाई पर बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू ए 9 मंथ हाई इन सितंबर ड्यू टू हायर फूड प्राइसेस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा ऑन मंडे। आज सरकार ने डेटा पेश किया है और 9 महीने के उच्चतम स्तर पर महंगाई निकल कर आई है। तो क्या निकल के आई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो कहाँ कितनी बढ़ गई है, 5.49 पर पहुंच गई है सितंबर में। सितंबर में कितना पहुंच गया है, 5.49 पहुंच गया है महंगाई का डेटा। और कहां से पहुंचा ये, 3.65। अगस्त में कितनी थी, पिछले महीने अगस्त में कितनी थी, 3.65 थी, और कितना पहुंच गया, 5.49। दोस्तों लगभग 2% के आसपास डेटा बढ़ा है। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेटा निकल कर आया है इस बार का, और इसका फ़र्क शेयर मार्केट पर ज़रूर पड़ता हुआ दिखाई देगा कल के दिन। यानी कि हल्का फुल्का नहीं, 3.65 से 4 पॉइंट जाता, 4.5% जाता, लेकिन नहीं, कितना गया है, 5.49 पे। यानी कि 9 महीने पहले हमने जहाँ से शुरुआत की वहीं पर हम फिर से आके पहुँच गए हैं। और जिसकी वजह से जो उम्मीद जताई जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट के, तो उस पर फिर से एक बार सरकार को विचार करना पड़ेगा बहुत ही गहराई के साथ में, क्योंकि जो रेट हाई किए थे उसका कोई भी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही अमेरिका की, जिसकी वजह से वहाँ की महंगाई कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ द हाईएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रेट सिंस दिसंबर 2023 व्हेन इट वाज 5.69। यानी कि दिसंबर 2023 के बाद में, दिसंबर 2023 के बाद में ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। However, the inflation was within the Reserve Bank of India's
RBI मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 2 to 6%। यानी कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंड है, यानी कि जो टारगेट है 4 से 6 का, 2 से 6 का, उसके अंदर ही है। लेकिन पिछले महीने अगस्त के महीने से अगर आप देखेंगे 3.65 से तो 5.69 तक पहुंचना और 9 महीने का हाई लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेटा इस बार निकल कर आया है। तो नेगेटिव न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन ये परसिस्टेंट लगातार चैलेंज रोज़ 9.24 एनुअली, यानी कि पूरे एक साल के हिसाब से देखा जाए तो किस दर से बढ़ा है, 9.24 की दर से बढ़ा है कंपेयर टू ए 5.66 राइज इन अगस्त। यानी कि अगस्त में कितनी परसेंट से तेज़ी थी, 5.66% से, लेकिन वही सितंबर में जाके कितना हो गया, 9.24 से। इट स्टूड एट 5.42 इन जुलाई में कितनी थी, 5.42% एंड 9.36 इन जून, 8.69 in May and 8.7% in April, according to the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि कितना था, 5.42 जुलाई में था, 9.36 जून में था और 8.69 था मई में, 8.7 था अप्रैल। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में क्या था, सबसे कम था और उसके बाद में उससे पहले बढ़ा था। लेकिन अब फिर से हम कहाँ पहुँच गए हैं, फिर से हम हाई पर पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं, 5.49 पर हम पहुँच गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डेटा निकल के आया है। वहीं पे मिंट ने जो 20 इकोनॉमिस्ट का जो पोल किया था, उन्होंने जो अपना आंकड़ा पेश दिया था, एक उन्होंने एस्टीमेट बताया था कि कहाँ पर आ सकती है। तो उन्होंने बताया था कि 3 महीने की हाई पर आ सकती है 5.1 का। उन्होंने क्या कहा था, जो 20 इकोनॉमिस्ट ने उम्मीद जताई थी कि जो महंगाई बढ़कर आ सकती है वो कितनी आ सकती है, सितंबर मंथ में 5.1% बढ़कर आ सकती है 3 मंथ के हाई पर। लेकिन आई कितनी, 9 महीने के हाई पर। तो एक्सपेक्टेशन के अलग गया है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के नीचे गया है। तो मार्केट ज़रूर रिएक्ट करती हुई नज़र आ सकती है, driven by a rise in vegetable prices and the diminishing impact of a favorable base effect। तो F&B के जो प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी की वजह से ये सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दिया है। फूड इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी एट 9.2%, sticky at 9.2% and comes over a high base of 6.6% last year। अब हम ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन के जो पैरामीटर्स हैं उन पे बात करें तो उसमें फूड इन्फ्लेशन आती है, वो वहीं के वहीं रुकी हुई है, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही है। और 6.6% अगर लास्ट ईयर से देखें तो वहाँ के उसके 6.6% से कहाँ आई है, 9.2% पे आई है। द मेन पॉइंट्स हैव बीन सीरियल्स, 2.1 से हैं, सीरियल्स हैं 6.8% की तेज़ी है, वेजिटेबल्स में 36% की है, एग्स में देखेंगे तो 6.3% की, दालों में 9.8% की और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 7.7% की। द क्रक्स फॉर सीरियल एंड पल्सेस इन्फ्लेशन इज़ द खरीफ क्रॉप। जो जिसकी वजह से ये सब हुआ है वो खरीफ की जो फसल होती है उसकी वजह से ये सब बदलाव देखने को मिला है। In case it is satisfactory, there can be some cooling of price and inflation, said Madan Sabnavis, chief economist at Bank of Baroda। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि अगर खरीफ की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप में अगर सुधार आ जाता है तो क्या हो सकता है, ये थोड़ा बहुत कूलिंग हो सकती है इन्फ्लेशन में। वहीं पे देखेंगे तो कोर सेगमेंट जो है, देयर हैज़ बीन सम अपसाइड एट 3.5%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर में, हाउसिंग एंड लाइट आर वेल विद इन द 3% मार्क। कपड़े, फुटवेयर, हाउसिंग
और जो लाइट है वो क्या है 3% के मार्क के अंदर ही दिया है उन्होंने। फ्यूल में डिक्लाइन हुआ है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें हाई इन्फ्लेमेशन हुई है, महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ी है किसमें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉस्ट इफेक्ट्स एंड आर एज हाई एज फूड इन्फ्लेशन एट 9%। यानी कि जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ी है जितने कि फूड में बढ़ी है। किसकी वजह से, कॉस्ट इफेक्ट की वजह से। ये किसका कहना है, सबनाविस जी का कहना है। ये भी कौन है, इकोनॉमिस्ट हैं। तो अब ये क्या है, इन पैरामीटर्स की वजह से, फूड इन्फ्लेशन हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इनमें ज़्यादा बढ़कर आई है 9% की। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरी महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है। एलिवेटेड फूड प्राइसेस, यानी कि जो क्या बढ़े हैं, फूड प्राइसेस। तो फूड प्राइसेस हैव रिमेन्ड एलिवेटेड फॉर ओवर ए ईयर। लगातार 1 साल से फूड प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं और 7% के ऊपर बने हुए हैं नवंबर 2023 से लेके 2024 तक। यानी कि 7% से नीचे नहीं आया है और उसमें फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी 7% के ऊपर बरकरार है। किसकी वजह से, लास्ट ईयर्स अनइवन एंड बिलो नॉर्मल मानसून रेंज। यानी कि जो मानसून हुआ है वो जो उम्मीद थी, जो एक नॉर्मल होता है उससे भी नीचे क्या हुई है, कम बारिश, अनइवन बारिश हुई है। उसकी वजह से मौसम में बारिश की वजह से ये सारा माहौल बिगड़ा है किसका, इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आई है और इसकी वजह से रेट बढ़ते हुए नज़र आए हैं, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है। वाइल फूड इन्फ्लेशन स्लोड इन जुलाई में कम हुई थी, बड़ी कब है, अगस्त और सितंबर में ये इन्फ्लेशन बढ़ी है। यानी कि जुलाई और अगस्त और सितंबर में बढ़ी है, जुलाई में घटी थी। वहीं पर रोचक बात क्या है कि प्राइसेस ऑफ सीरियल्स, मीट, फिश एंड एग्स, पल्सेस, ये जो क्या है, इनके रेट क्या हुए हैं, सितंबर में डाउन हुए हैं। किसके कंपैरिजन में, अगस्त से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, इनके प्राइसेस बढ़े हैं। तो जिसकी वजह से जो मेन फ़र्क डालता हुआ क्या है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गए, जिसकी वजह से पूरी महंगाई बढ़ती हुई नज़र आई है। सीरियल्स के दाम घटते हुए नज़र आए हैं, सीरियल्स के और किसके, मीट है, फिश है, एग है, इन दालों के दाम क्या हुए, घटे हैं। इन्फ्लेशन एंड द आरबीआई और इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई का क्या मानना है। अक्टूबर में अगर आप देखेंगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या लेफ्ट द बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। यानी कि जो रेपो रेट इस बार भी क्या किया था, अनचेंज रखा था। किस वजह से, उम्मीद उनको पहले से ही थी कि हमारी महंगाई बढ़कर आएगी। सिग्नलिंग दैट इंटरेस्ट रेट कट्स में टेक ए वाइल। यानी कि क्या सिग्नल दिया था कि रेट कट होने में अभी टाइम लग सकता है, पहले ही उन्होंने बता दिया था। द सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट्स रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2005 एट 25, वो कितना उन्होंने रखा है, 7.2%। यानी कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अभी भी उनका कितना है, 7.2% है। सीपीआई इन्फ्लेशन कितने पर उन्होंने माना है, उन्होंने कितना रहेगा, 4.5% फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर। यानी कि जो 2025 में जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का क्या मानना है कि जीडीपी कहाँ रह सकती है 2025 में, 7.2%, और इन्फ्लेशन कहाँ रह सकती है, 4.5% के आसपास में। तो इट लास्ट रेज द रेपो रेट टू 6.5 इन फरवरी 2030 में हमारे जो थे वो रेट बढ़े थे। वहीं पे देखेंगे आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन इज 4%। मीडियम कितना है, 4% का, और 4% के किधर लेके चलती है आरबीआई, ±2 का लेके सकती है। यानी कि आरबीआई का मानना है कि हमारा मीडियम टारगेट जो है ± रह सकता है 4%। मीडियम कितना है, 4% है, तो 2% ऊपर भी जा सकता है, 2% नीचे भी आ सकता है। यानी 2% और 6% के बीच में आरबीआई टारगेट लेके चलता है। तो आया तो उसी रेंज में, लेकिन
पिछली बार की महंगाई से, अगस्त की महंगाई से लेके सितंबर में जो महंगाई आई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आई है, इस चिंता का विषय है। द हायर देन एक्सपेक्टेड, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, द हायर देन एक्सपेक्टेड सितंबर इन्फ्लेशन फर्दर स्ट्रेंथन्स द केस दैट आरबीआई विल नीड टू रिमेन ऑन द कॉशियस साइड। यानी कि आरबीआई क्या है, अभी भी रेट कम करने के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़कर आई है, क्योंकि हायर देन एक्सपेक्टेशन आई है। इवन द नेक्स्ट रीडिंग अपीयर्स टू बी सेटलिंग हायर देन 5%। यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बार जो इन्फ्लेशन आएगी वो भी क्या है 5% से ऊपर रह सकती है। ये कहना है उपासना भारद्वाज जी का, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। तो अगले हफ्ते भी, अगले महीने भी कोई भी राहत वाली खबर देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का डेटा है शॉकिंग है। कल जो शेयर मार्केट है हमारे, उस पर फर्क इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, प्रेशर में ला सकता है बाज़ार को कल के दिन। अभी देखना पड़ेगा कि कितना प्रेशर रहेगा 200-300 पॉइंट का। हालांकि अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी के रुझानों से तो हमें गैप अप समझ में आ रहा है, लेकिन कल कैसा मूड माहौल रहेगा, मार्केट इसको कैसा लेगा, वो देखने वाली बड़ी बात रहेगी। वहीं पे बाकी चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी पैरामीटर्स पे। सबसे पहले डीआईआई को देखेंगे तो आज भी खरीदारी करके गए हैं 2278 करोड़ की। वहीं पर एफआईआई लगातार 3731 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी देखिए हमें क्या है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। यानी लगभग आपका 1400 करोड़ के बीच में क्या है, सेलिंग निकल के आ रही है दोनों का, एफआईआई डीआईआई का, अगर हम डेटा निकाल के देखें तो यहाँ से भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। वहीं पे डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ से भी शॉकिंग निकल के आ रहा है, सेंटीमेंट निकल के आ रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स क्या है, 100 रुपये से लेके 100 रुपये से कहाँ पहुँच गया है, $103 पे पहुँच गया है। 100 से 101 हुआ, 101 के बाद में कहाँ पहुँच गया, 102 के बाद में 103, अब 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 देखिए, मैं 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीक 52 का लो कितना लगाया था, $100.16 का। तो यहाँ से 103 पे आ गया है। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला डेटा है और ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। वहीं पर डॉलर कितने पे ट्रेड कर रहा है, 84 पे, 84.1 पर पहुंच गया था। 84.1 डॉलर से अब क्या आ गया, थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई राहत यहाँ से भी नहीं है। तो यहाँ से भी मैं नेगेटिव ही मान के चलूँगा। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी बनी हुई है, अच्छी खासी और बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% की तेज़ी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल रही है। तो यहाँ से सेंटीमेंट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो आरबीआई का डेटा आया है वो हमारे लिए चौंकाने वाला डेटा निकल के आया है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट को देखिए, ये बड़ी तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील, 30 ईयर बॉन्ड डील, और वहीं पर इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड डील को देखेंगे तो वो भी क्या है, तेज़ी में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी कल वर्क करते हुए नज़र आएगी। यानी कि जो गैप अप हमें दिखाई देगा, अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो गैप अप दिखाई दे रहा है उसके बाद में क्या है, बिकवाली आ सकती है, प्रेशर आ सकता है। तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो पूरा लाल हो रखा है कमोडिटी मार्केट, गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, कॉपर में भी, क्रूड में भी। तो क्रूड में देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल जितना सस्ता होगा वो हमारे लिए महंगाई पे थोड़ा सा लगाम लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि क्रूड ऑयल के दाम घटते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि जो ईरान और इज़राइल का है वो प्रेशर थोड़ा सा अभी हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नज़र उस पर बना के रखिएगा, क्योंकि इज़राइल मानने वालों में से नहीं है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी है, निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, 25,368 पे, और गिफ्ट निफ्टी कितने पे, 25,249 पे। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 30 ईयर बॉन्डी यूएस का जो फ्यूचर्स हैं
डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हैं वो कितने पे बड़ी तेज़ी के साथ में 178 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे टेक स्टॉक जो नैस्डैक के जो फ्यूचर्स हैं वो भी अच्छी खासी तेज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से कल की नेगेटिव न्यूज़ तो आ रही है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड मार्केट तेज़ है, डॉलर इंडेक्स तेज़ है, इसीलिए क्या है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बन सकती है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि कल गैप अप हो सकता है। कल गैप अप इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 25,127 पे, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो कितना है 25,249 पे। तो कितना गैप आ गया, यानी कि 19 और 3 25, 19 3 22, 122 पॉइंट की यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। तो यहाँ से गैप अप तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स में तेज़ी की वजह से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकवाली यहाँ से आ सकती है। तो यहाँ से साफ हमें जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है कि कल के दिन आप तेज़ी देखकर पोजीशन मत बनाइएगा, थोड़ा सा पूरा आपको मार्केट का रुख देखना पड़ेगा। ऊपर जाके बिकवाली ना आ जाए, कहीं तेज़ी के चक्कर में आप पोजीशन बना लें फिर बिकवाली आ जाए, तो कल के दिन मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है महंगाई के डेटा की वजह से। वहीं पे देख लेते हैं कि आज क्या मूड माहौल रहा। 163 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में आज निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,964 का था, ओपन हुआ था 25,000 पे, गैप अप था। कल भी मैंने बोला था कि गैप अप होगा, और गैप अप भी देखने को मिला। और हाई कितना लगाया है, 25,159 का लगाया है, और 25,000 के नीचे आज निफ्टी जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, 25,000 के ऊपर ही बना रहा। कल मैंने बताया था कि क्या कारण था कि रिलायंस के भी रिज़ल्ट आने थे, तो साफ बता दिया था कि रिलायंस के रिज़ल्ट के हिसाब से अगर रिलायंस तेज़ी की तरफ भागता है तो मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, और कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि कल इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ रहे हैं, बाकी पैरामीटर्स भी नेगेटिव हैं, सिर्फ डाउ जोन्स में तेज़ी है, गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी है, और डाउ जोन गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी है। इसी वजह से कल गैप अप हो सकते हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट और जो डॉलर इंडेक्स है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।